हे गाइस, एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ 1992 स्कैम द हर्षद मेहता स्टोरी को। फर्स्ट पार्ट अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले हमारे चैनल पर जाके आप फर्स्ट पार्ट देखिए एंड अब कंटिन्यू करते हैं हम स्टोरी को और स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। अब सुचेता को शरद बिलारी से बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हर्षद मेहता को एक्सपोज करने की। बट जैसे ही वो वापस शरद बिलारी को बिठाकर बाहर ही गई होती है अपने ऑफिसर को बताने, तभी वो जब वापस आती है तो देखती है वहाँ पर शरद बिलारी नहीं होता, वो गायब हो चुका है। अब वो इस इन्फॉर्मेशन को लेके वो जगह जगह पर इन्वेस्टिगेट करती है कि जो उसने बात बताई है वो सच भी है या नहीं, क्योंकि वो आर्टिकल छापना चाहती थी। वो अपने फ्रेंड की हेल्प से फ्रेंड को एसबीआई में भेजती है कि पता लगाओ ये शरद बिलारी क्या है, कौन है, किस डिपार्टमेंट में है और जो उसने मुझे न्यूज़ दी है वो सही है या नहीं। उसका फ्रेंड एसबीआई में जाता है, वहाँ पे कैंटीन में बैठता है, कुछ लोगों से बात करता है। वहीं पर उसे सीतारमन भी मिलता है और बातों ही बातों में पता चलता है कि हर्षद मेहता काफ़ी दिनों से एसबीआई में आ जा रहा है, बट अब उसके पास ज़्यादा नहीं है। उसने जो 500 करोड़ लिया था वो उसने चुका दिया है, कुछ 2 4 5 करोड़ ही रह गया है। तो यही बात अब जो फ्रेंड होता है सुचेता को बताता है कि ये कोई न्यूज़ बनती नहीं है, उसने लिया था लेकिन पैसा वापस कर दिया, तो ऐसा कोई आर्टिकल छापने की ज़रूरत नहीं है। बट सुचेता नहीं मानती, वो कहती है नहीं, हमें बताना तो चाहिए ताकि कुछ लोगों की आंख खुल जाए। उधर वो राजदीप सीधा पहले हर्षद मेहता को ही कॉल करके क्लियर करना चाहती है, बट हर्षद मेहता उस चीज़ को लाइटली लेता है और बोलता है कि ये सब एक गॉसिप है, ये सब सच नहीं है। राजदीप को फ़ोन करके हर्षद बोलता है कि तुम्हारी जो एडिटर है जो भी छापना चाहती है वो गलत है और उसको मना करो। तो राजदीप मना कर देता है सुचेता को कि ये सब मत प्रिंट करो, मैं आगे अलाउ नहीं करूँगा। तो जब राजदीप अलाउ नहीं करता तो सुचेता और बड़े सीनियर से पूछती है फ़ोन करके, तो सीनियर बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस है, पक्का सबूत है, तो तुम उसे प्रिंट करा सकती हो, अदरवाइज नहीं। तो वो एसबीआई के बैंक्स में बात करके पूछती है मैनेजर से, ऑफिसर्स से, बट सब उस चीज़ को मना कर देते हैं बिकॉज उसमें एसबीआई की रेपुटेशन का भी सवाल होता है। बट एक पर्सन उसे अपने सोर्स से पता चल जाता है जो एसबीआई में ही काम करता था, बॉम्बे का मैनेजिंग डायरेक्टर था। वो बता देता है हाँ ये बात सच है, बट मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। और इसी के बेसिस पे सुचेता न्यूज़ को प्रिंट करा देती है। राजदीप उस न्यूज़ को प्रिंट तो करते हैं और वही खबर हर्षद को सुबह जब न्यूज़पेपर में दिखती है फ्रंट पेज पे, तो वो देखकर हैरान हो जाता है। बट राजदीप उस न्यूज़ में हर्षद का नाम नहीं लिखता, बल्कि उसकी जगह बिग बुल लिख देता है, ताकि अगर न्यूज़ गलत भी हो तो हर्षद उस न्यूज़ पर क्लेम ना कर पाए। अब हर्षद एक सेमिनार में पूरा अपना स्पीच देता है, उसमें वो एक्सेप्ट कर लेता है कि वो बिग बुल वही है और उसी ने एसबीआई से 500 करोड़ लिए थे, बट उसने चुका दिए हैं। जब वो इस तरीके से अनाउंस करता है तो अश्विन उसका भाई खुश नहीं होता। वो कहता है कि तूने एक्सेप्ट क्यों कर लिया, ऐसे लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम हो जाएगा। तो हर्षद कहता है मैंने गलत क्या किया, जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा था मैंने उसे बिल्कुल क्लियर कर दिया। दूसरी तरफ सुचेता राजदीप से बात करते कि तुमने नाम क्यों नहीं मेंशन किया, तो राजदीप कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो न्यूज़ झूठी होती तो वो हम पे क्लेम कर सकता था। इधर सुचेता कहती है न्यूज़ वो छुपना ज़रूरी भी थी ताकि कुछ लोगों की आंख खुल जाए। इधर आरबीआई गवर्नर जब इस न्यूज़ को पढ़ते हैं तो उन्हें भी बहुत बड़ा शॉक लगता है और थोड़ा गिल्ट भी महसूस होता है कि जिस चीज़ को हमें डिस्क्लोज करना चाहिए वो कोई और कर रहा है। अब इधर मार्केट खुलती है, काफ़ी दिनों बाद स्ट्राइक खत्म हो चुकी है, बट सेंसेक्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसमें हर्षद मेहता के जो शेयर्स होते हैं उनको ज़्यादा लॉस होता है। सुचेता अपने सोर्स से मिलती है जिसे करमचंद नाम दिया गया है, और वो सोर्स बताता है कि जो हर्षद ने किया वो हर कोई करता है मनी मार्केट में, क्योंकि जब हम बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, वो सिक्योरिटीज़ लेते हैं, तो 10 दिन तक जो अमाउंट है वो उन्हीं के अकाउंट में रहता है और वो उस अमाउंट को यूज़ करते हैं। तो ऐसा हर्षद ही नहीं बाकी लोग भी कर रहे हैं। अब सुचेता कहती है कि हम न्यूज़ को चेंज कर देते हैं कि हर्षद के पास 500 करोड़ वापस करने के लिए कहाँ से आए, क्योंकि उसने ना ही अपनी कोई सिक्योरिटी बेची ना ही कोई एसेट्स बेची, तो इतना अमाउंट उसके पास कहाँ से आया। तब सुचेता कहती है ये और कुछ नहीं कर रहा, एक बैंक से लेता है दूसरे बैंक को देता है, दूसरे से लेता है तीसरे को देता है, और वो इस तरीके से हमें यही चीज़ डिस्क्लोज करने की वो बैंकों का फ़ायदा उठा रहा है। दूसरी तरफ हर्षद एक फॉरेनर बैंक से भी मिलता है कुछ बीआरस के चक्कर में कि उन्हें बीआर दे दे, बट वो फॉरेन बैंक मना कर देता है, बोलता है कि आरबीआई की इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है तो मैं अब आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इधर आरबीआई गवर्नर को थोड़ा बात जो है दिल पे लग जाती है सुचेता की, और वो सारी तहकीकात करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके ऑफिसर्स के साथ मिलकर सारे अकाउंट्स को चेक किया जाता है, सारे बैंक्स को चेक किया जाता है। तो उन्हें पता चलता है कि ओवरऑल जो ये स्कैम है, बैंकों का स्कैम बहुत बड़े लेवल का है और ये 4 से 5 हज़ार करोड़ तक का स्कैम है।
ये न्यूज़ कहीं से बाहर लीक हो जाती है और न्यूज़पेपर में प्रिंट हो जाती है। जब न्यूज़पेपर में इंडिया का बिगेस्ट स्कैम सामने आता है तब आरबीआई गवर्नर के ऊपर मिनिस्टर का प्रेशर होता है। वो बोलते हैं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और उसमें ये बताइए कि ये सब झूठा है, इतना बड़ा कोई स्कैम नहीं है। पहले तो आरबीआई गवर्नर मना कर देता है कि मैं गलत नहीं बोल सकता क्योंकि स्कैम इतना ही है, बट मिनिस्टर के प्रेशर की वजह से आरबीआई गवर्नर कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें बता देते हैं कि जितने अमाउंट का न्यूज़पेपर में स्कैम दिखाया गया है ये उतना बड़ा भी नहीं है। सुचेता भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है और आरबीआई गवर्नर से काफ़ी अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं जिनका आंसर आरबीआई गवर्नर नहीं दे पाता। तो नेक्स्ट डे सुचेता न्यूज़पेपर में छाप देती है कि आरबीआई गवर्नर उनके क्वेश्चंस का आंसर सही से नहीं दे पाए। अब आरबीआई गवर्नर इस पूरी तहकीकात के लिए सीबीआई की टीम को अपॉइंट करते हैं और सीबीआई अपने सबसे बेस्ट पर्सन माधवन को इस पूरे केस की तहकीकात के लिए अपॉइंट करती है। इधर हर्षद को पता भी होता है कि उसके यहाँ अब सीबीआई की जांच होने वाली होती है, पर वो बहुत ही फ्री माइंड होता है और अपने घर में गोल्फ खेल रहा होता है। अब आगे मूव ऑन होने से पहले स्टोरी में 1-2 दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है अप्रैल 12, 1992 में, जहाँ पर हर्षद फेरवानी जो कि एनएचबी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है उसको बोलता है कि वो 500 करोड़ के जो अमाउंट है वो ग्रीनलैंड बैंक के नाम पर इशू कर दे और हर्षद को दे दे। बट फेरवानी बोलता है कि तुम बीआर नहीं दे रहे हो तो मुझे थोड़ा डर है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है। तो हर्षद कहता है आप टेंशन मत लीजिए, कुछ दिनों में अरेंज हो जाएगा, आप कर दीजिए, और वैसे भी स्वामी जी का आशीर्वाद तो हमारे ऊपर है ही और जल्दी आप संसद में नजर आएंगे। जिससे पता चलता है कि फेरवानी पॉलिटिक्स में जाना चाहता था और पॉलिटिक्स से हर्षद के अच्छे रिलेशन थे, इसीलिए वो हर्षद के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा था। दूसरी तरफ सुचेता अपने फ्रेंड के साथ एक चॉल में जाती है और बताती है कि उसे किसी सोर्स ने बुलाया है, तो उसके पास वो मिलने जाती है और वो सोर्स और कोई नहीं आरबीआई गवर्नर होता है। जो आरबीआई गवर्नर डिटेल बताता है कि फेरवानी नाम का जो बहुत ही रेपुटेटेड बंदा है उसने हर्षद मेहता को 500 करोड़ इस तरीके से इशू किए हैं और वो सारे उसे डॉक्यूमेंट्स भी दे देता है। सुचेता बोलते हैं कि वो आप भी कर सकते थे, वो कहता है मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बड़ी टर्म है और उसके लिए कुछ प्रूफ होना ज़रूरी है, तो तुम इसे प्रिंट करो और ऊपर से भी प्रेशर होगा तो फेरवानी अपने आप मुंह खोलेगा। दूसरी तरफ सीबीआई की जो टीम है वो डिस्कस कर रही है। माधवन को सीबीआई के जो बड़े ऑफिसर हैं वो बताते हैं कि जो ये स्कैम है वो बहुत बड़ा है और इसलिए आरबीआई गवर्नर भी इस स्कैम में उसकी हेल्प करेंगे। इधर जैसे ही फेरवानी की न्यूज़ सामने आती है तो फेरवानी डर जाता है और वो रिज़ाइन कर देता है अपनी जॉब से ताकि उसकी रेपुटेशन आगे डाउन ना हो। इधर 500 करोड़ का चुकाने के लिए फेरवानी हर्षद पे प्रेशर बनाता है, तो हर्षद केएस त्यागी से मिलने जाता है जो कि सिटी बैंक का चेयरमैन होता है और उसको बोलता है कि उसकी होल्डिंग्स को खरीद ले क्योंकि वही इस टाइम पे एक फॉरेन बैंक है जो उसकी होल्डिंग खरीद सकता था और वो भी इसका फ़ायदा उठाता है। केएस त्यागी 1400 करोड़ की होल्डिंग्स की वैल्यू सिर्फ 500 करोड़ लगाता है, जिस पे हर्षद मना कर देता है और बोलता है कि अगर मैं डूबा तो पूरी मार्केट डूबेगी। प्रणब हर्षद को समझाता है कि तुम्हें डील कर लेनी चाहिए थी, बट हर्षद कहता है कि नहीं, ये गलत था और हर्षद फेरवानी को सॉरी बोलता है कि वो उसके होल्डिंग्स को जल्दी से नहीं चुका पाया। दूसरी तरफ जो तहकीकात शुरू होती है तो माधवन सबसे पहले फेरवानी को इंटेरोगेट करता है। पहले तो उसके घर जाता है, घर पर कुछ नहीं मिलता तो उसे उठा कर ले आता है और उससे बुरी तरीके से इंटेरोगेशन किया जाता है, बट फेरवानी अपना मुंह नहीं खोलता। दूसरी तरफ एसबीआई में भी तहकीकात की जाती है। एसबीआई के ऑफिस में माधवन जाता है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ से बात करता है और वहीं पे सीतारमन मिलता है। सीतारमन को अपने ऑफिस में लाकर उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके थोड़ा सा फिजिकली उसको तंग करके उससे उगलवाया जाता है कि क्या क्या हुआ है और सीतारमन अपना मुंह खोल देता है। फेरवानी हर्षद से मिलता है और बोलता है कि मैं अब दोबारा से दूसरा इंटेरोगेशन नहीं झेल पाऊंगा, जो पहला इंटेरोगेशन था वही मेरे लिए बहुत हार्ड था। और हम देखते हैं कि अगले ही दिन 21 अप्रैल को फेरवानी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाता। हर्षद और अश्विन दोनों भाई बात कर रहे होते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या करना है आगे। तो हर्षद कहता है कि तू टेंशन मत ले, अगर मेरे तक बात आई तो बात आगे पीएमओ तक जाएगी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो ये बहुत बड़ी गुत्थी है कि इस स्कैम में प्राइम मिनिस्टर भी मिला हुआ है। दूसरी तरफ जब वो फेरवानी मर जाता है तो सीबीआई के पास अब कोई भी प्राइम सस्पेक्ट नहीं होता जिसके थ्रू वो अपने केस को आगे ले जाएं। बट सीबीआई बैंक में उन्होंने तहकीकात की होती है, काफ़ी सारे ऑफिसर्स के जो उनके पास एविडेंस होते हैं, जो उनकी गवाही होती है, उसके आधार पर हर्षद के घर पर रेड करते हैं और हर्षद और अश्विन दोनों को पकड़कर ले जाते हैं। दोनों को इंटेरोगेट किया जाता है बट दोनों ही मुंह नहीं खोलते, हर्षद तो बिल्कुल भी नहीं खोलता। कुछ दिनों बाद अश्विन को वहां से छोड़ दिया जाता है बट हर्षद को कस्टडी में रखा जाता है। अब इधर जब हर्षद और अश्विन दोनों ही जेल में गए थे, पूरे में न्यूज़ वायरल हो गई थी, तो हर्षद की जो शेयर वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, सेंसेक्स भी डाउन हो गया। जिन भी लोगों ने हर्षद के थ्रू इन्वेस्ट किया था उन्होंने सब ने अपना जल्दी से मार्केट से पैसा
निकाल लिया। हर जगह ग्रूम वॉर के अगेंस्ट नारे लग रहे थे, हर्षद के पुतले जलाए जा रहे थे, तो बहुत अफरा तफरी मच गई थी। अश्विन बाहर आ जाता है तो भूषण, जो कि एक लीगल तरीके से कुछ फाइल होती है उनकी एसेट्स पे, उन पे उन्हें साइन करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला होता है, तो भूषण एक फाइल पे अश्विन से साइन करा रहा होता है। अश्विन इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता कि वो पूरी फाइल पढ़े और वो साइन करता जाता है। अब इधर माधवन जो है कस्टडी में हर्षद को थोड़ा डराता है, क्योंकि हर्षद कुछ बोल तो रहा नहीं है कि भाई कुछ भी मुंह खोले, तो वो कहता है कि तुम नहीं मुंह खोलोगे तो क्या होगा, तुम एक केस से बच जाओगे, दूसरे से बच जाओगे, बट तुम्हारे अगेंस्ट 31 केस हैं, एक से बचोगे दूसरे में फंसोगे, दूसरे से बचोगे तीसरे में फंसोगे, तो इससे अच्छा है कि तुम मुंह खोल दो। तो हर्षद उस टाइम तो मुंह नहीं खोलता और वो रात में पुलिस स्टेशन से ही कॉल करता है स्वामी जी को, और स्वामी जी को बोलता है कि आप कुछ कीजिए, मैं इतने दिनों से जेल में हूँ और मुझे जेल से बाहर निकलना है। तो स्वामी जी की बातों से पता चलता है कि वो हर्षद को हेल्प नहीं करना चाहते। तो हर्षद बोलता है कि अगर आपने मुझे नहीं बचाया तो ये बात पीएम तक जाएगी और मैं सब कुछ बोल दूंगा। अब इस मूवी में एक वीडियो क्लिप दिखाया जाता है जो हर्षद ने पहले अपने कैमरे से रिकॉर्ड किया होता है। उस वीडियो में हर्षद बोलता है कि आज के ज़माने में बिज़नेस करना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा गड्ढे होते हैं और आप कैसे ऑनेस्टी, सिर्फ ईमानदारी या मेहनत से बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, बल्कि संसद से कनेक्शन होना भी ज़रूरी है, और किसका कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है वही डिपेंड करता है, और उसी से आप बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। वो ये भी बताता है इस वीडियो में कि 1991 के इलेक्शन में उसने मिनिस्टर में पीएम को 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट सूटकेस में भर कर दिया था, और इसी की वजह से जो है उसका बिज़नेस इतना ग्रो हुआ है, और वो किसी स्कैम में नहीं है, बल्कि सीबीआई वगैरह ये सब लोग चाहते हैं कि किसी का नाम बाहर ना आए, इसीलिए मुझ पर प्रेशर बनाया जा रहा है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि फ्यूचर में मेरे साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो आप लोगों को सच्चाई के बारे में पता चल सके। अब करंट में आते हैं तो भूषण को अरेस्ट कर लेते हैं। भूषण को बहुत बुरी तरीके से इंटेरोगेट किया जाता है, एंड देन भूषण में एक अकड़ होती है और कहता है कि अगर हर्षद एक बार बाहर आ गया ना तो देखना क्या होगा, दिल्ली उसकी जेब में है। तब माधवन कहता है हाँ, तुम्हारे दिल्ली के दिल्लों को भी हम देख लेंगे और मैं सबको अंदर ले लूँगा एक एक करके। तब भूषण कहता है कि क्या तुम पीएम को भी ले लोगे? तो ये बात सुनकर माधवन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और फिर अकेले में उससे पूछताछ करता है, और पूछताछ करने के बाद माधवन सीधा अपने सीबीआई के डायरेक्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझे आप परमिशन दीजिए कि मैं पीएम के ऑफिस की भी इंक्वायरी करना चाहता हूँ। तो डायरेक्टर उस टाइम पर मना कर देते हैं कि नहीं, अभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है भूषण झूठ बोल रहा हो और इतना बड़ा कदम आगे नहीं उठा सकते। दूसरी तरफ अश्विन और भूषण जेल में हर्षद से मिलने आते हैं, वही फाइल को लेकर जिस पर अश्विन ने साइन किए थे, जिस पर उनकी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती है, और हर्षद को बोलते हैं तुम भी इस पर साइन कर दो। सारे हताश होते हैं और वहीं पता चलता है कि स्वामी जी भी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और उनका कॉल भी नहीं उठा रहे। हर्षद भाई को बोलता है कि अगर स्वामी जी ने ऐसा ही किया तो मैं अपना मुंह खोल दूंगा, मैं ज़्यादा दिन चुप नहीं रह सकता। दूसरी तरफ जो सीबीआई का डायरेक्टर होता है वो सीधा स्वामी जी से मिलने जाता है, और स्वामी जी बोलते हैं कि कुछ भी करो बट पीएम का नाम सामने नहीं आना चाहिए, हर्षद को कुछ दिन और अंदर रखो, उस पर प्रेशर बनाओ, और साथ ही साथ सुचेता पर भी निगरानी रखो। सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है वो ऐसा ही काम करते हैं, सुचेता को पीछे अपनी एक टीम लगा देते हैं जो सुचेता को पूरा स्टॉक कर रही होती है। ये बात जब माधवन को पता चलती है तो वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आपने मेरी टीम को ऐसे फालतू के कामों के पीछे लगाया हुआ है और मुझे इस केस पर तहकीकात करनी है। तभी माधवन से बहस हो जाती है और सीबीआई के डायरेक्टर माधवन को केस से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि इस केस को अब मैं अपने अंडर खुद देखूंगा। अब वही जो सीबीआई डायरेक्टर स्वामी जी से मिला होता है वो स्वामी जी के कहने पर हर्षद को काफ़ी टाइम तक अंदर रखता है। सबको निकाल देते हैं, भूषण को भी छोड़ देते हैं, अश्विन को भी छोड़ देते हैं, बट हर्षद को नहीं छोड़ते। उसको इसलिए नहीं छोड़ा जाता है ताकि वो इतने प्रेशर में आ जाए कि ये सब कुछ कबूल ले कि ये सब उसने खुद अकेले किया है। दूसरी तरफ सुचेता की हेल्प लेता है अश्विन सीक्रेटली, बट सुचेता भी हेल्प करने से मना कर देती है। 13 अगस्त को हर्षद की बेल हो जाती है, बट जैसे ही वो बाहर आता है कोर्ट से तभी फॉरेन एक्सचेंज के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से कुछ लोग आ जाते हैं और वो हर्षद को पकड़कर ले जाते हैं। हर्षद को बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है, बट सीबीआई का डायरेक्टर फिर स्वामी से बात करता है कि हमने जितना कोशिश की उतना हमने किया, एफआईआर पे एफआईआर, एक एक केस पे 4-5 एफआईआर हमने हर्षद पर लगा दिए हैं, बट हम इससे ज़्यादा टाइम हर्षद
हर्षद को अंडर कस्टडी में नहीं रख सकते। तो स्वामी कहते हैं कोई बात नहीं, कस्टडी में मत रखो, बट उसे छोड़ दो, बट उसके दिमाग में, उसके मेंटल प्रेशर ऐसा रहना चाहिए, उसके दिमाग में हमेशा जेल जाने का डर रहना चाहिए। अब काफ़ी टाइम बाद हर्षद घर वापस आता है। घर वापस आने के बाद वो सीधा जॉइंट पार्लियामेंट मीटिंग के लिए जाता है संसद दिल्ली में, और वहाँ पर अपनी बात को रखता है और कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट किया जाए, और ये सारा स्कैम सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सिटी बैंक का स्कैम है, फॉरेन बैंक्स का, जो बहुत टाइम से ये सारी घपलेबाजी कर रही है, तो अगर तहकीकात करनी है तो वहाँ से शुरुआत की जाए। तो जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो सबसे पहले के एस त्यागी को बुलाया जाता है और उससे भी पूछताछ की जाती है कि किस तरीके का स्कैम यहाँ पर चल रहा है, और उसको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा जाता है। देन दूसरी तरफ जो गवर्नर हैं आरबीआई के, वो सुचेता और उसके फ्रेंड को कहते हैं कि तुम दिल्ली जाओ और वहाँ पे तहकीकात करो, मेरा एक सोर्स है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें सारी डिटेल्स बता देगा। तो वो सोर्स और कोई नहीं होता, पार्लियामेंट का ही एक मेंबर होता है, और वो बोलता है कि ये स्कैम सिर्फ हर्षद का नहीं बल्कि काफ़ी बड़े लेवल पर है, और उन्हें कुछ बुक्स देता है कि इस रूम के अंदर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम उन्हें सर्च करो और तुम्हें सब पता चल जाएगा। और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जब वो लोग सर्च करते हैं तो देखते हैं कि ये सारा स्कैम फॉरेन बैंक से रिलेटेड भी है। जब फॉरेन बैंक्स की बात आती है तो केडिया और के एस त्यागी दोनों के ऑफिसेज में और घर पर रेड होती है, और दोनों को कस्टडी में लिया जाता है। के एस त्यागी को नहीं लिया जाता, बट केडिया को जेल में भेज दिया जाता है। जब जेल से निकलकर केडिया के एस त्यागी के पास आता है तो के एस त्यागी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, कुछ दिनों में सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, और मुझे मेरी बैंक ने अमेरिका में शिफ्ट कर दिया है, ताकि जब तक ये केस ठंडा नहीं हो जाता तब तक मैं वहीं पर रहूँगा। और इधर जो सीबीआई का डायरेक्टर होता है, वो स्वामी जी के कहने पर हर्षद पर दबाव बनाए रखता है। बार बार कभी भी किसी भी बहाने चला जाता है उसके घर में, कभी रेड मारने, कभी वैसे ही बात करने, नारकोटिक्स तक का भी केस हर्षद पर लगा दिया जाता है। हर्षद को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, क्योंकि मनी मार्केट, शेयर मार्केट तक तो ठीक है, बट ड्रग्स, ये सब चीज़ों में तो वो था ही नहीं, वो तो एक बिजनेसमैन था। तो हर्षद बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, और इसी चक्कर में वो वीडियो बनाता है जिस वीडियो क्लिप के बारे में मैंने आपको बताया था। अब हर्षद राम जेठमलानी, जो उस टाइम के सबसे बड़े लॉयर होते हैं, उनसे मिलने जाता है, और वो बोलते हैं कि तुमने तो बहुत टाइम लगा दिया मेरे पास आने में, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अब तुम सबसे पहले पीएम के सेक्रेटरी से मिलो और उससे बात करो कि क्या वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे या नहीं। तो हर्षद ऐसा ही करता है, पहले सेक्रेटरी से मिलता है और बोलता है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, इसका मुझे रिटर्न में लिख के दो। बट एज़ यूजुअल रिटर्न में लिखने से वो मना कर देते हैं। देन प्रेस कॉन्फ्रेंस में राम जेठमलानी और हर्षद पूरी चीज़ डिस्क्लोज कर देते हैं कि किस तरीके से हर्षद ने पीएम नरसिम्हा राव के चुनाव में हेल्प की थी, और 1 करोड़ रुपए की रकम उन्हें सूटकेस में भर कर दी थी। जब ये न्यूज़ लीक होती है तो पूरे में अफरा तफरी मच जाती है, हर जगह नाम आ जाता है पीएम का भी। बट कुछ दिनों बाद ही हर्षद की पीएम के सेक्रेटरी से कुछ डील हो जाती है, एंड देन हर्षद अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है और उसे प्रूफ नहीं कर पाता। जब कोई एविडेंस नहीं मिलता तो पीएम के अगेंस्ट कोई केस भी नहीं बनता। अब हर्षद का जो बिजनेस है वो तो डाउन हो ही चुका है। हर्षद को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया था। बैन करने की वजह से सेंसेक्स बहुत ज़्यादा डाउन था। बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने हर्षद के कहने पर इन्वेस्टमेंट किया था, वो लोग बर्बाद हो चुके थे। कुछ लोगों ने सुसाइड कर ली थी। इसी बीच हर्षद सुचेता को अपने घर बुलाता है। वो कहता है कि अभी तक आपने मेरे केस में सिर्फ बाहर से इन्वेस्टिगेशन किया है, अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। और वो टाइम पे डेली सुचेता को बुला के अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके सामने रखता है। हर्षद प्रणव से बात कर रहा होता है और वो बताता है कि अब तो मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब प्रणव उसे मोटिवेट कहता है टाइम जाता नहीं है, टाइम कुछ लाता है और तुम्हें एक्सपीरियंस मिला है। हर्षद बताता है कि तुम्हें पता भी है मेरे ऊपर कितने केस लगाए हैं। मेरे ऊपर 72 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस और 600 से ज़्यादा सिविल केसेस लगाए हैं। मेरा नाम तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आना चाहिए। तभी हर्षद के माइंड में आता है कि वो कुछ लोगों से बातें शेयर करे और वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना स्टार्ट करता है मार्केट से रिलेटेड। टाइम्स ऑफ इंडिया की जो सुचेता एडिटर होती है वो उसका कॉलम पब्लिश करने से मना कर देती है, इसलिए वो हिंदी के एक नवदेश समाचार में अपने कॉलम को लिखता है। अपने भाई अश्विन को बोलता है कि मैं ये सब ऐसे शौक के तौर पे नहीं कर रहा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम मार्केट में बना रहना चाहिए। मैं अपने नाम की इमेज को बरकरार रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों के दिलों में हर्षद मेहता एक नाम कायम रहे। 1997 में हर्षद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा फेमस होता है और उसका एक टीवी शो भी आने लगता है। अब हर्षद
एक्सपीरियंस्ड होता है, उसे इस मार्केट की बिल्कुल नॉलेज होती है, तो वो अपने पार्टनर्स के कहने पर एक और इंडस्ट्री स्टार्ट करता है, धन्वंतरी इंडस्ट्री, जिसमें डायरेक्टली हर्षद का नाम नहीं होता, बट वही फिर से शेयर मार्केट में घुसता है और बीपीएल और वीडियोकॉन के शेयर्स को उसी तरीके से ऊंचाई पर ले जाता है जिस तरीके से वो पहले ले जाया करता था। बट 1998 में पोखरण ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सेंसेक्स बिल्कुल डाउन हो जाता है और इन्हीं खबरों में पता चलता है सुचेता को कि ये धन्वंतरी कंपनी और किसी की नहीं बल्कि हर्षद की वाइफ के भाइयों के नाम पर है। एंड देन सुचेता उस पर भी इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है। जब सेबी भी इन्वेस्टिगेट करती है तो पता चल जाता है कि ये हर्षद की ही कंपनी थी और वो भी बंद हो जाती है। उसके कुछ दिनों बाद जब अश्विन एक दिन कस्टोडियन फाइल को चेक कर रहा था, जिस फाइल पर भूषण ने साइन करवाए थे, तो उसे पता चलता है कि उनकी बुक्स में 27 लाख के शेयर्स हैं, बट जो कस्टोडियन को फाइल गई थी उस बुक में वो शेयर्स मिसिंग हैं। तो उसके लिए अश्विन भूषण को बुलाता है, कहता है कि कहाँ गए? तो कहता है अरे नहीं भाईला, आपने चेक नहीं किया होगा ढंग से, यहीं कहीं होंगे, मैं आपको बता दूंगा, और जल्दबाजी में उसे आंसर देके नहीं जाता। अश्विन यही बात हर्षद से डिस्कस करता है कि जो कस्टोडियन में फाइल सबमिट है, कस्टोडियन वो है जहाँ पर हर्षद की सारी जो प्रॉपर्टी वगैरह है सबको जब्त कर लिया गया है, उसकी होल्डिंग्स को जब्त किया हुआ है, तो ये वो जगह है। तो कहते हैं उन लोगों के पास हमारी कम प्रॉपर्टी है, तो हमें तो ज़्यादा मिलना चाहिए ना, कि कहाँ मिसिंग हो गई, उन लोगों को समझ नहीं आता। कहते हैं ये उसी टाइम की बात है जब हम दोनों जेल में थे और भूषण ये फाइल लेकर आया था और मैंने इस पर साइन किए थे और तुम्हें मैं जेल में साइन करवाने ले गया था। तो दोनों भाई डिसाइड करते हैं कि हम कस्टोडियन ऑफिस चलते हैं, वहीं पर पूछ लेंगे। तो दोनों ऑफिस जाते हैं तो कस्टोडियन वाले कहते हैं हाँ इतने सारे शेयर मिसिंग हो सकते हैं, एक रूम भर के थे, एक स्टोर रूम भर के। तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं देखता हूँ बाकी आगे क्या होगा। जब कस्टोडियन ऑफिस में ये बात पहुँचती है तो ये खबर आगे सीबीआई तक भी पहुँच जाती है। इधर जब भूषण के पास कॉल आता है इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि सीबीआई को पता होता है ये सारे शेयर्स की जो मैनेजमेंट है ये भूषण करता है, तो भूषण को जब कॉल आता है तो भूषण सीधा चिल्लाता हुआ हर्षद और अश्विन के पास जाता है, कहता है कि तुम लोगों ने क्या किया? वो कहते हैं क्या किया? क्या तुम लोग कस्टोडियन के पास पहुँच गए थे? कहते हैं हाँ, जब 27 लाख शेयर्स मिसिंग होंगे जिनकी वैल्यू अराउंड 200 करोड़ थी तो हम क्या पूछेंगे नहीं? तो कहते पहले मुझसे तो पूछ लेते। वो कहते मतलब? कहते मैंने वो शेयर्स बेच दिए थे। तो हर्षद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहते तूने हमें बताया क्यों नहीं? कहते जब तू डूब रहा था और तू मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा था तो मैंने अपनी सिक्योरिटी की, तो मुझे लेकर तो कंपनी में इसलिए आया था कि मुझे पार्टनर बनाएगा, पर मुझे एक नौकर बना के रख दिया। तूने कहा था हम सब साथ बढ़ेंगे और देख मुझे तूने पीछे छोड़ दिया। हर्षद बोलता है कि तू झूठ मत बोल, तूने भी मेरे साथ बहुत कमाया है और तूने इतना बड़ा दगाबाजी मेरे साथ की। और हर्षद थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है और भूषण वहाँ से चला जाता है। जब भूषण से पूछताछ की जाती है तो भूषण हर्षद के अगेंस्ट वहाँ बोल देता है कि ये तो हर्षद की पुरानी ट्रिक है, वो बेनामी इंडस्ट्रीज ऐसे खोलता था और इस तरीके से फ्रॉड करता था। तो दोबारा से हर्षद को अरेस्ट कर लिया जाता है और कस्टडी में डाला जाता है। हर्षद की अब एज हो गई होती है काफ़ी ज़्यादा और वो ये सारे स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी में नहीं होता। जब उसे जेल में डाला जाता है तो वो ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रह पाता और उसे वहीं पर एक हार्ट अटैक आता है तेज, और जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। हर्षद लास्ट मोमेंट पे अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पाता, वो पहले ही हॉस्पिटल में मर जाता है। अब तक भी जो हर्षद पर केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस तो सारे उसके मरने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, बट सिविल केसेस अभी भी अश्विन मेहता लड़ रहे हैं, अपनी फैमिली को डिफेंड कर रहे हैं। 2006 में सुचेता दलाल को प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड भी मिलता है और इस तरीके से ये सीरीज़ एंड हो जाती है। तो गाइज़ आप बताइए आपको ये पूरा स्कैम किस तरीके का लगा, आपको हर्षद मेहता का कैरेक्टर कैसा लगा और कौन सी चीज़ आपको इस मूवी में ज़्यादा बेस्ट लगी। थैंक यू।